गति में हम छोटी छोटी सी बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ पढ़ने वाले हैं। वृत्तीय गति का अभिप्राय क्या है? जब भी कोई पिंड इस प्रकार से गति करे कि उसकी गति का जो पथ है वो एक वृत्त के समान हो, तो ऐसे गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। अगर गति का पथ वृत्त के समान हो तो इसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। ये जो वृत्तीय गति है ये दो प्रकार की होती है, एक समान चाल से वृत्तीय गति और दूसरी असमान चाल से वृत्तीय गति। एक समान चाल से वृत्तीय गति का अभिप्राय क्या है? जब भी कोई पिंड गति करे और गति के संपूर्ण पथ में उसकी चाल एक समान हो, वेग एक समान नहीं लिखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है। क्या लिखना है हमें? चाल एक समान। क्यों ये वेग एक समान हमें नहीं लिखना है? जब भी कोई कण किसी वृत्ताकार पथ में गति करता है तो किसी बिंदु पर वेग की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। तो आप देख सकते हो इस बिंदु ए, बी और सी की अगर हम बात करें तो बी पर जो दिशा है ये तीर के द्वारा बना दी हमने, सॉरी ए पर, बी पर ये दूसरा तीर हमने बनाया और सी पर ये तीसरा तीर। आप देखेंगे तीनों तीर की दिशाएं अलग अलग है, यानी वेग की दिशाएं अलग अलग है। वृत्ताकार पथ में गति में किसी बिंदु पर वेग की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेग की दिशा अलग अलग है और वेग एक सदिश राशि है, तो उसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। दिशा अलग अलग है मतलब वेग अलग अलग है, तो वेग तो हमेशा ही अलग होगा, पर वेग का परिमाण जो है जिसे हम चाल कह सकते हैं वो जो है यहाँ पर वेग, यहाँ पर चाल का अभिप्राय वेग के परिमाण से, यहाँ पर चाल का सामान्य अभिप्राय जो हम नॉर्मली लेते हैं वो अभिप्राय नहीं है, हम यहाँ वेग के परिमाण की बात कर रहे हैं। तो यदि किसी पिंड की संपूर्ण गति में उस वेग का, उसके वेग का परिमाण जो है वो एक समान रहता है तो हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति है। और अगर वेग का परिमाण बार बार बदलता रहता है तो उसे हम कहेंगे असमान चाल से वृत्ताकार गति है या असमान वृत्तीय गति है। तो दो प्रकार की वृत्तीय गतियां होती है, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। छोटे छोटे से टॉपिक है, जल्दी समाप्त हो जाएंगे, इसलिए आपको ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, फिर हम अगला चैप्टर बाद में शुरू करेंगे। तो हमने कहा कि यदि कोई कण इस प्रकार से गति करे कि उसकी गति का जो पथ है वो वृत्ताकार हो तो उसे हम वृत्तीय गति कहेंगे। दो प्रकार की है, एक समान वृत्तीय गति जिसमें हमने कहा कि यदि कोई पिंड इस प्रकार से गति करता है कि संपूर्ण गति में एक समान चाल से वो इस वृत्ताकार पथ पर चलता है या गति करता है तो उसे हम एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। और यदि वह असमान चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उसे हम असमान वृत्तीय गति कहेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें और देखने वाले हैं। एक समान वृत्तीय गति में कुछ विशिष्ट परिभाषाएं हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या ले रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास में एक पिंड है जो एक समान चाल से इस वृत्तीय पथ में गति कर रहा है और वृत्तीय पथ में गति करते समय किसी समय पर वो ए बिंदु पर था और थोड़ी देर पश्चात वो डेल टी समय पश्चात वो बी बिंदु पर चला जाता है। तो ए से बी बिंदु तक जो दूरी है वो इसे तय करने में से डेल टी समय लग रहा है। केंद्र से ए बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम कहेंगे इस ए बिंदु की निर्देश रेखा या ए बिंदु का स्थिति सदिश, इसे हम R1 कह देते हैं। और केंद्र से बी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाएगी बी बिंदु का स्थिति सदिश। इस ए बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो ए बिंदु पर पिंड के वेग v1 की दिशा को व्यक्त करेगी और बी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो बी बिंदु पर पिंड के वेग यानी v2 को व्यक्त करेगी। ठीक है, ये ए से बी को अगर मैं मिला दूं आपस में तो ये इसके विस्थापन को व्यक्त करता है। तो वृत्तीय गति में पिंड का विस्थापन अगर हमें निकालना है तो हम क्या कहेंगे कि ये केंद्र बिंदु था और ये केंद्र बिंदु से ये R1 रेखा थी और ये केंद्र बिंदु से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बन गई है तो मिटा देता हूं मैं इसको। ये केंद्र बिंदु से R2 रेखा थी, R1 रेखा, R2 रेखा। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो ये हमारे पास में जो आएगा वो विस्थापन आ जाएगा और विस्थापन की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में डेल R। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक त्रिभुज बन रहा है और हम सब जानते हैं किसी भी त्रिभुज में दो क्रमागत भुजाएं यदि दो सदिशों को व्यक्त करें तो तीसरा सदिश जो है वो उनके योग को व्यक्त करता है। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पर इस त्रिभुज में जो आपको दिखाई दे रहा है दो क्रमागत सदिश कौन कौन से हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया आपने कि R1 और डेल R ये दो क्रमागत सदिश है।
तो इन दोनों के योग को तीसरा सदिश यानी R2 व्यक्त करेगा। ठीक है, अब ये जो R1 है इसको इस तरफ लेके चले जाओ, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डेल R बराबर R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो ये हमारे पास में यहां से आ गया। ठीक है, मान लीजिए कि R1 और R2 के बीच का जो कोण है वो थीटा है, एक हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, तो ये डेल आर विस्थापन का मान हमारे पास में। अभी इस विस्थापन के मान का हम आगे और इसको ज्ञात करेंगे। देखिए, हमने पढ़ा था कि यदि कोई सदिश दो सदिशों के योग से प्राप्त होता है, मान लो कि आपके पास में एक सदिश है C, वो दो सदिशों के योग A और B से प्राप्त हो रहा है आपको, तो समांतर चतुर्भुज विधि में हमने पढ़ा था कि जो C का मान है वो अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा, जहां पर A और B के बीच का कोण है। ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब अगर आप इस समीकरण को जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली उस पर अगर ध्यान दोगे तो समीकरण हमारे पास में थी डेल आर बराबर R2 माइनस R1। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये समीकरण हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 प्लस माइनस का R1। अब इसको अगर आप तुलना करोगे तो दो सदिश कौन कौन से हो गए यहाँ पर, एक सदिश तो हो गया, अगर हम तुलना करें तो C की जगह तो कौन आ गया, डेल आर आ गया, A की जगह कौन आ गया, R2 आ गया, और B की जगह कौन आ गया, R1 आ गया, R1 नहीं सॉरी माइनस R1 आ गया, माइनस R1 आ गया। तो अगर इससे मैं तुलना करके और मान निकालना चाहूं तो हमें क्या करना है, यहां पर ध्यान देखो, यहां पर देखो ये क्या है, A के परिमाण का वर्ग B के परिमाण का वर्ग 2 इंटू A का परिमाण इंटू B का परिमाण इंटू कॉस के साथ में इन दोनों के बीच का कोण आपको लिखना है। तो मैं कुछ यहां पर ऐसा ही करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों इसको। ये हमारे पास में R1 इस दिशा में है। ठीक है, ये R1 आपके पास में इस दिशा में है, इस दिशा में R1 है। ठीक है, अगर मुझे माइनस R1 बनाना है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस R1 के ठीक विपरीत दिशा में एक इतनी बड़ी रेखा और बना दो, ये माइनस R1 हो गया। ठीक है, अब अगर माइनस R1 और R2 के बीच का कोण निकालना है तो ये कोण अगर थीटा है तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा, 180 माइनस। ठीक है, अब हम वही सूत्र लगाएंगे जो C वाला सूत्र हमने लगाया है। तो हमारे पास में क्या था, C बराबर अंडर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा, ये सूत्र था हमारे पास में। अब देखो यहाँ पर C की जगह कौन है, C की जगह यहाँ पर हमारे पास में है डेल R। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, डेल R बराबर A की जगह कौन है, R2, तो R2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस B की जगह कौन है, माइनस R1, और माइनस R1 को आपको क्या लेना है, परिमाण लेना है, परिमाण का वर्ग करना है। तो माइनस R1 का परिमाण क्या होगा, प्लस R1, परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, माइनस R1 का परिमाण प्लस R1 होगा, माइनस तो केवल दिशा के लिए। ठीक है, तो R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया R1 का स्क्वायर प्लस ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं इसको। ठीक है तो ये अंडर रूट में, पर हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर जगह कम है इसलिए, प्लस 2 इंटू A की जगह R2 इंटू B का परिमाण, B है R1 आ गया, इंटू कॉस, और कॉस में जो कोण आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण, R2 और माइनस R1, 180 माइनस थीटा, बिल्कुल सही कहा, 180 माइनस थीटा हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा करके और लिख देता हूँ 180 माइनस थीटा। ठीक है, देखो क्या आता है हमारे पास में, ये आ गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा का जो मान होता है वो कॉस थीटा के बराबर ही होता है लेकिन माइनस में होता है। ठीक है ना, कॉस 180 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर ही होता है लेकिन माइनस के कॉस थीटा के बराबर होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। आप गणित के छात्र हो, आपको इतना
पता होना चाहिए। खैर ये मान अगर हम रख देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा डेल आर बराबर अंडर रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस प्लस 2R1 R2 इंटू कॉस थीटा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल आर बराबर अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब देखो ये जो कॉस थीटा है इसको मैं चेंज करने वाला हूं यहाँ पर। अभी चेंज कैसे करूंगा मैं, देखो समझिएगा। अगर मान लो कि R1 और R2 दोनों बराबर हों, जैसे कि बराबर हैं। अब आप सोचोगे बराबर क्यों है, तो R1 और R2 क्या है, R1 और R2 सदिश के परिमाण है, और परिमाण का मतलब होता है सदिश की लंबाई। तो ये देखो ये भी केंद्र से दूरी थी और ये भी केंद्र से दूरी थी, दोनों केंद्र से दूरी पर, ये केंद्र से दूरी जो होती है बराबर होती है। तो R1 बराबर R2 बराबर R। लेकिन खास बात है यहाँ पर देखो, R1 और R2 का केवल परिमाण बराबर होगा, दिशा बराबर नहीं होगी। परिमाण यानी सदिश की लंबाई बराबर होगी। तो हम यहाँ पे परिमाण ही तो ले रहे हैं, परिमाण ले रहे तो हम रख देते हैं परिमाण का मान। हमारे पास में क्या आएगा देखते हैं, हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर डेल आर बराबर R1 का स्क्वायर था उसकी जगह R स्क्वायर हो गया, R2 का स्क्वायर था उसकी जगह R स्क्वायर हो गया, प्लस 2 R1 इंटू R1 की जगह R2 की जगह R इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये अपने पास में आ गया डेल आर बराबर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R सर स्क्वायर। माइनस का आएगा ना सर ओ cos सॉरी थीटा बेटा माइनस माइनस, का सर, हाँ cos थीटा हाँ हाँ माइनस का हाँ आएगा। हाँ 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 हाँ, ये माइनस का। ठीक है, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर माइनस 2 इंटू R स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इन दोनों में से आप देखोगे क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक R स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचा हमारे पास में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो 1 माइनस कॉस थीटा इसका मान मैं यहां पर निकालूंगा। 1 माइनस कॉस थीटा का मान कैसे निकालूंगा, एक सूत्र होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको लेफ्ट में ले जाओ और कॉस 2 थीटा को राइट में ले आओ, तो आपके पास में क्या जाएगा, देखो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं और जो बचा हुआ है उसकी जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर। हमारे पास में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर cos 2 थीटा है तो यहाँ साइन थीटा आया है। अब मान लो यहाँ cos 2 थीटा की जगह ओनली cos थीटा ही होता तो ये आप देखेंगे कि राइट में जो जितना कोण दिया हुआ है लेफ्ट में साइन के साथ में उसका आधा कोण आ रहा है, 2 थीटा का आधा गया। ठीक है, अगर यहां पर होता 1 माइनस कॉस थीटा, सूर्य प्रकाश अपना माइक ऑफ करो, यहां पर होता कॉस थीटा तो इस तरफ लेफ्ट में क्या जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। जब यहाँ कॉस 2 थीटा था तो यहाँ साइन थीटा आया, 2 थीटा का आधा कोण हो गया, यहाँ थीटा आया तो यहाँ थीटा का आधा कोण हो जाएगा। ये 1 माइनस कॉस थीटा का मान है, ये इस समीकरण में रख दो, इस वाली समीकरण में जो हमने डेल आर की समीकरण निकाली, डेल आर बराबर अंडर रूट ऑफ 2R स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा वाले समीकरण में। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या आएगा, ये मान में रख रहा हूं, तो हमारे पास में आ जाएगा डेल आर बराबर अंडर रूट ऑफ 2R स्क्वायर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान हो गया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो, गुणा कर लिया, गुणा करने पर हमारे पास में क्या आएगा देखते हैं, हमारे पास में आ जाएगा एक साइन थीटा नहीं सॉरी साइन थीटा बटा 2। यहां पर देखो साइन, ये एक और चीज है, साइन थीटा बटा ये जो 2 है वो पूरे साइन थीटा को डिवाइड नहीं कर रहा है, ओनली थीटा को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे साइन ऑफ थीटा बाई 2, साइन ऑफ थीटा बाई 2 यानी कोण जो है वो थीटा बाई 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब हमारे पास में क्या आ रहा है देखते हैं हम, अंडर रूट में हमारे पास में आ रहा है डेल ऑफ आर 2 इंटू 2 4 अंडर रूट ऑफ 4 R स्क्वायर साइन स्क्वायर
ऑफ थीटा बाई 2। अंडरूट ले लो, अंडरूट लेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 का अंडरूट हो गया 2, आर स्क्वायर का अंडरूट हो गया आर, और साइन स्क्वायर का अंडरूट हो गया साइन थीटा बाई 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो मान है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि मेरे साउंड के साथ में इको यानी कि गूंज रहा है, तो बेटा जब मैं हॉल में बैठा हूं तो गूंजेगा ही, है ना। तो कोई बात नहीं, आपके समझ में आना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट बात ये है। तो एक बार फिर से इसको अपन समझ लेते हैं। हमने देखा कि डेल आर का जो मान है हमारे पास में वो आया R2 माइनस R1। इस R2 माइनस R1 को मैंने आपको बताया कैसे लिख सकते हैं हम, R2 प्लस माइनस का R1, यानी यहाँ पर हम योग वाला समांतर चतुर्भुज विधि के योग वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। योग वाला फॉर्मूला जब हम काम में लेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, उस योग वाले फॉर्मूले से हमारे पास में आएगा डेल आर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 अंडर ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा का मान होता है माइनस का कॉस थीटा। तो डेल आर बराबर हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा। डेल आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर हम R1 और R2 के मान लेवें तो हमें पता है R1 और R2 दोनों ही त्रिज्या है, तो R1 और R2 का मान हमारे पास में RR होगा। R1 और R2 की जगह RR रख दीजिए, तो डेल आर बराबर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। डेल आर बराबर 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से हम 2R स्क्वायर को बाहर निकाल लें तो हमारे पास में हो जाएगा अंडरूट ऑफ 2R स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। पक्षांतरण करें 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ले आए और cos 2 थीटा को राइट में ले जाएं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। cos 2 थीटा के लिए फॉर्मूला है तो cos थीटा के लिए जो फॉर्मूला है उसमें कोण आधा हो जाएगा। ये मान अगर हम यहाँ ब्रैकेट में रख दें, सॉरी अंडरूट में रख दें, तो 2R स्क्वायर डॉट 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 का अंडरूट हम लेंगे तो 2 आएगा, R स्क्वायर का अंडरूट R आएगा और साइन स्क्वायर का अंडरूट साइन आएगा। तो इस प्रकार से हम विस्थापन का मान यानी विस्थापन का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे चलें कि विस्थापन में तय की गई दूरी कितनी है। तो देखिए, जब कोई पिंड इस प्रकार से वृत्तीय गति कर रहा है ना, और ये बिंदु A से B तक जा रहा है, तो हम कहेंगे A से B तक का जो चाप होगा, A से B तक का जो चाप होगा उस चाप के बराबर दूरी तय होगी। A से B तक का जो भी चाप होगा उस चाप के बराबर दूरी तय होगी। अगर मैं ये कहूं कि A से B तक का जो चाप है उसका जो मान है वो हमें निकालना है, तो हम क्या करें, हम सब जानते हैं चाप का जो मान होता है वो कोण इंटू त्रिज्या के बराबर होता है, क्योंकि कोण बराबर जो होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या है, तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, चाप बराबर हो जाएगा कोण इंटू त्रिज्या। यानी आपको दूरी निकालनी है तो आप चाप निकाल लीजिए, चाप निकालना है तो आपको कोण को त्रिज्या से गुणा करना पड़ेगा। तो दूरी बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, चाप कोण यानी कि थीटा और त्रिज्या यानी कि आर, तो थीटा इंटू आर या आर इंटू थीटा। अब अगर इससे आगे हम चलें तो देखो एक उदाहरण में ले रहा हूं। हम सब जानते हैं, आपने नवीं क्लास में भी पढ़ा होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की बीच की दूरी। जितना कार्य कोई करता है उतनी ही ज्यादा उसकी ऊर्जा खर्च होती है। मान लीजिए कि आप अपने सर पर 20 किलो का एक पत्थर लेकर के और बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं, ये बिंदु ए है, यहां से चलना शुरू करते हैं, मैदान का एक चक्कर लगा करके वापस से बिंदु ए पर आ जाते हैं, तो आपका विस्थापन कितना होगा, जीरो जीरो विस्थापन जीरो होगा। तो इस हिसाब से हम अगर देखें तो बल का जो मान है उसको गुणा करें हम विस्थापन यानी 0 से, तो कार्य का मान कितना आ गया हमारे पास में, कार्य का मान तो 0 आ गया, 0 आ गया सर। कार्य का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि आपको गति कराने में यदि कोई मशीन लगी है या आपने खुद ने गति करी है या किसी ने भी गति करी है तो उसने कार्य कितना किया है, 0। कार्य 0 किया है, इसका मतलब उसने कोई कार्य नहीं किया, मतलब उसकी कोई ऊर्जा खर्च नहीं होगी।
लेकिन आप देखोगे कि इस ए बिंदु से घूम करके वापस ए बिंदु पर जब आप आते हो तो आपकी ऊर्जा खर्च हो जाती है। तो जब कार्य ही नहीं किया तो ऊर्जा क्यों खर्च हुई भाई? और आपने ये नोटिस भी किया है, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो विस्थापन हुआ है वो सामान्य प्रकृति का विस्थापन नहीं है, एक अलग प्रकृति का विस्थापन है। इस विस्थापन को हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन क्या है, ध्यान से समझना। हम कहेंगे कि जब भी कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ में गति करता है, ये वृत्ताकार पथ पूरा वृत्ताकार हो ये जरूरी नहीं है, संपूर्ण रूप से वृत्ताकार हो जरूरी नहीं है, एक वृत्त का अंश भी हो सकता है। तो केंद्र को किसी पिंड की स्थिति से मिलाने वाली जो रेखा है, जिसे हम निर्देश रेखा कहते हैं, वो निर्देश रेखा डेल्टा टी समय अंतराल में जितने कोण से घूम जाती है, ये निर्देश रेखा थी ओ ए, ये घूम करके बी पर पहुंच गई है जो ओ बी बन गई है, तो ये ओ ए रेखा डेल्टा टी समय अंतराल में जितना कोण बनाएगी वही इसका इस डेल्टा टी समय अंतराल में कोणीय विस्थापन कहलाएगा। वृत्तीय गति में केंद्र को परिधि से मिलाने वाली निर्देश रेखा जितना कोण अंतरित करती है वही उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है। अब कोण अंतरित करने का मतलब वो अकेली कोण अंतरित नहीं करेगी, डेल्टा टी समय अंतराल में करेगी। कभी भी विस्थापन जो है ना वो एक निश्चित समय में नहीं हो सकता, समय अंतराल में होता है। जैसे मैं कहूं कि 2:05 पे कितना विस्थापन हुआ, तो इसके लिए आपको या तो बिगिनिंग टाइम चाहिए कि आप कब से पूछ रहे हो, 2 बजे से पूछ रहे हो या 1:55 से पूछ रहे हो, यानी 2 समय के अंतर के बीच में ही विस्थापन हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जब मैं ये बोल रहा हूं कि ये रेखा कितना विस्थापन कर रही है, तो इसका मतलब ये प्रारंभ में कहीं और थी और अब कहीं और है। ठीक है, तो ये जो विस्थापन है जो कोणीय रूप से हो रहा है इसको हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। और ये जो कोणीय विस्थापन है इसका मान अभी अभी हमने देखा चाप बटा त्रिज्या से हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये यहां से यहां तक की, ये दूरी को हम कहें ये चाप है एस है, ये कोण थीटा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे चाप एस कोण थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, अब चाप का मान कितना, चाप का मान एस है, त्रिज्या का मान स्मॉल आर है, तो ये हो गया थीटा। तो थीटा बराबर हो गया एस अपॉन आर। इसको थीटा की जगह कई लोग डेल थीटा भी कह देते हैं कि भाई हम विस्थापन को डेल थीटा मानना चाहते हैं, तो डेल थीटा मान लो, तब हम डेल थीटा बराबर कहेंगे एस अपॉन आर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप थीटा कहो डेल थीटा कहो, नाम बदल गया, मेरा नाम बदल देने से मेरा काम नहीं बदल जाएगा। जब आप थीटा कहोगे तब ये थीटा विस्थापन था, डेल थीटा कहोगे तो डेल थीटा विस्थापन हो जाएगा। लेकिन एक खास बात और है कि ये जो कोणीय विस्थापन है ये एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा अक्ष की दिशा में होती है। ध्यान से समझना, आप मेरी और देखिएगा, मैं यहां पर एक खास चीज आपको बता रहा हूं, आपको मैं दिखाई दे रहा हूंगा। अगर किसी कण की गति की दिशा, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा सीधा हाथ है, अपना सीधा हाथ को अगर हम ये जो 4 उंगलियां हैं इन चारों उंगलियों को मोड़ करके मुट्ठी बना लें और ये अंगूठा बाहर की तरफ निकला हुआ रहे, तो यदि ये चारों उंगलियां कण की गति की दिशा को व्यक्त करती हों, कण की गति की दिशा को व्यक्त करती हों, तो ये जो उंगलियां हैं, ये जो अंगूठा है बाहर निकला हुआ, ये कोणीय विस्थापन की दिशा को व्यक्त करेगा, और यही अंगूठा कोणीय वेग की दिशा को भी व्यक्त करेगा। कोणीय वेग की दिशा भी इस अंगूठे से होगी और कोणीय विस्थापन की दिशा भी इस अंगूठे से होगी। मुड़ी हुई उंगलियां गति की दिशा को, कि भाई इस दिशा में गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है। ठीक है, और अंगूठा जो है वो किसको व्यक्त कर रहा है, कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग की दिशा को। तो इसको अपन कहते हैं अक्षीय दिशा, इसको अपन क्या कहते हैं, अक्षीय दिशा। ये जो हमें करना है वो सीधे हाथ यानी राइट हैंड से करना है। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का आप मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं एक चित्र बनाने वाला हूं और उस चित्र से मैं एक सवाल आपके सामने रखूंगा, आप मुझे उस सवाल का जवाब दीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपके सामने पीडीएफ लेकर के आ जाता हूं। आप मोबाइल की स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे उसके अकॉर्डिंग आंसर देना मुझे। ठीक है, ये मान लीजिए एक पिंड है जो इस प्रकार से गति कर रहा है और इसके गति की दिशा ये है। ठीक है, ये इसके गति की दिशा है। मुझे बताओ कि इसके हिसाब से कोणीय विस्थापन की दिशा, अगर पिंड इस बिंदु ए से
बी तक गति करता है, यानी कि इस दिशा में गति करता है, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन की दिशा किस दिशा में होगी? सीधे हाथ से मुड़ी हुई उंगलियों को तो गति की दिशा में रखो, और अंगूठा जो है वो किस दिशा में आ रहा है? वही दिशा गति की दिशा, वही कोणीय विस्थापन की और कोणीय वेग की दिशा है। बताएं महेश, अंदर बोलो। की ओर। अंदर की ओर। मोबाइल के लंबवत अंदर की ओर, मोबाइल के लंबवत अंदर की ओर। और अगर मैं इस दिशा को बदल करके यूं कर देता तो हम कहते हैं मोबाइल के लंबवत बाहर की ओर, मोबाइल की स्क्रीन के लंबवत बाहर की ओर हो जाता। तो इस प्रकार से हम विस्थापन की दिशा भी निकाल सकते हैं, और हम यहाँ पर वेग की दिशा भी, यही वेग की दिशा और यही विस्थापन की दिशा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। इससे आगे हम बढ़े तो कोणीय विस्थापन जो है, इसका मात्रक अगर मैं निकालना चाहूं तो कोणीय विस्थापन का मात्रक हमें निकालना है। देखो कोणीय विस्थापन एक प्रकार का कोण ही है, और कोण का मात्रक क्या होता है? कोण का मात्रक होता है रेडियन। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा? रेडियन, ठीक है। कोणीय विस्थापन जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? चाप बटा त्रिज्या। अब चाप क्या है? चाप एक प्रकार की लंबाई है, ठीक है। और त्रिज्या क्या है? ये भी एक प्रकार की लंबाई है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। अब लंबाई से लंबाई को हम काट दें, यानी कि हम कहें कि लंबाई का मात्रक मीटर और इधर भी मीटर, या अगर मैं विमा निकालना चाहूं तो ऊपर लंबाई दी हुई है, लंबाई की विमा L1, और नीचे लंबाई दी हुई है, इसकी विमा भी L1। इसको इसको ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा? L1 तो ऑलरेडी है आपके पास में, L1, और ये L की घात -1 हो जाएगी। दोनों का आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 1 - 1 = L की घात 0, यानी कि ये विमाहीन राशि आ गई, इसकी कोई विमा नहीं। तो कोणीय विस्थापन की कोई भी विमा नहीं होती है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम कोणीय विस्थापन हुआ है तो वेग भी होगा, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग निकालता है तो हम कहेंगे वृत्तीय गति में किसी भी पिंड का प्रति इकाई समय में, यानी 1 सेकंड में जितना कोणीय विस्थापन होता है, जितना कोणीय विस्थापन होता है उसे ही हम पिंड का कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग क्या कहेंगे हम? कि 1 सेकंड में पिंड का कोणीय विस्थापन जितना होगा वही कोणीय वेग है। या दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं? एकांक समय में किसी पिंड की वृत्तीय गति में उसका कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है। इसको हम ओमेगा, ये W जैसा दिखता है लेकिन इसको हम कहते क्या है? ओमेगा। तो इसका सूत्र क्या होगा हमारे पास में? कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल। तो अब देखो यहां पर हम ना कोणीय विस्थापन को अगर अपन डेल थीटा कहें तो हम कहेंगे डेल थीटा बाई डेल टी, और अगर कोणीय विस्थापन को आप थीटा कह रहे हो तो थीटा बटा डेल टी, ठीक है। लेकिन थीटा की जगह हमें डेल थीटा कहना चाहिए हमेशा। डेल थीटा से ये पता चलता है कि कोण चेंज हुआ है, पहले कहीं और था अब कहीं और चला गया है, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन के लिए हम क्या कहेंगे? ओमेगा बराबर, यदि कोई कण डेल टी समय में डेल थीटा कोण से विस्थापित होता है तो ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल थीटा बाई डेल टी, ठीक है। अब यहां पर हम मान रख देते हैं ओमेगा बराबर डेल थीटा बाई डेल टी। तो ये जो डेल थीटा बाई डेल टी है, यदि ये जो विस्थापन ये बहुत अल्प समय में हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? अगर अल्प समय में हो रहा है तो लिमिट लगा दो, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल थीटा बाई डेल टी। और हम सब जानते हैं लिमिट लगाते हैं डेल किस में चेंज हो जाएगा? डी में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब देखो अभी हमने देखा था, अभी हमने देखा था कि डेल थीटा का जो मान है हमारे पास में वो क्या था? S/R। ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात को, ये एक पिंड है जो यहां से यहां तक विस्थापित हुआ, ठीक है। यदि पिंड का जो पथ है वो बहुत अल्प त्रिज्या का ना हो, बहुत अल्प त्रिज्या का ना हो, तो ऐसी स्थिति में इसका जो चाप होता है, ये चाप जिसको हम S कह रहे थे, और इसकी जो जीवा होती है, ये दोनों लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। यानी ऐसी स्थिति में तय की गई दूरी और सामान्य रूप से विस्थापन, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है वो दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर ये एक छोटा वृत्त हो तो ये दोनों लगभग बराबर नहीं होंगे, इन दोनों में अंतर होगा। तो हमारे पास में जो मान आया वो क्या है? ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। अभी हमने निकाला था कि थीटा बराबर हमारे पास में क्या है? S/R। ये मान यहां रख देते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ
S अपॉन आर। अब देखो पिंड जब वृत्ताकार गति कर रहा है और बिंदु A से B तक जा रहा है या C तक जा रहा है या D तक जा रहा है, तो क्या त्रिज्या चेंज हो रही है? नहीं। क्या त्रिज्या चेंज नहीं हो रही है? तो त्रिज्या जब चेंज नहीं हो रही है तो त्रिज्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हमेशा अवकलन से बाहर निकाल सकते हो आप। तो ये स्मॉल आर को बाहर निकाल लो, आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन आर इंटू डी एस बाई डी टी। इसको हम कहेंगे तय की गई दूरी बटा समय अंतराल, यानी कि तय की गई दूरी बटा समय अंतराल। ये क्या होता है? चाल। तय की गई दूरी बटा समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? चाल। तो यहाँ पर डी एस बाई डी टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? चाल v लिख सकते हैं। ठीक है, चाल v। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ओमेगा बराबर 1 अपॉन आर तो इधर है, और डी एस बाई डी टी की जगह आ गया v। यहां से इस r को इस तरफ ले जाओ तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ओमेगा इंटू आर बराबर v। तो जो कोणीय वेग है ये कोणीय वेग कहलाता है और ये रेखीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग और ये रेखीय वेग, तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध हमारे पास में आ गया है। अब इसी प्रकार से कोणीय त्वरण निकालना हो तो हम कहेंगे कोणीय वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? कोणीय त्वरण को अल्फा से शो करते हैं। ये बराबर हो जाएगा कोणीय वेग यानी ओमेगा में परिवर्तन, और जब दर निकालनी हो तो समय का भाग दे दो, डेल ओमेगा बाई डेल टी। अब देखो अपन सब जानते हैं डेल ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और डेल टी बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1। अगर प्रारंभिक कोणीय वेग शून्य हो और प्रारंभिक समय शून्य हो तो हम क्या कहेंगे? ओमेगा 2 की जगह तो ओमेगा ले सकते हैं और ओमेगा 1 की जगह 0, और T2 की जगह T ले सकते हैं और T1 की जगह 0। तब ऐसी स्थिति में हमारे पास में ओमेगा अपॉन टी आ जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोणीय वेग बटा समय अंतराल, नहीं, कोणीय वेग में परिवर्तन ही लिया है हमने। ये ओमेगा जो है अब यहाँ पर कौन है? कोणीय वेग में परिवर्तन है, क्योंकि इसमें से 0 घटाया इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको क्या लेना है? कोणीय वेग में परिवर्तन की जो दर है उसको हम कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को अब ओमेगा का मान हम रख दें तो अल्फा बराबर डी। इसको भी हम कह सकते हैं, अगर समय अंतराल कम हो तो लिमिट लगा दो, लिमिट डेल टी टेंस टू 0। ये हो गया डेल ओमेगा बाई डेल टी, और लिमिट लगाते ही क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ ओमेगा का मान रख दें तो अल्फा बराबर डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा का मान कितना आया था? ओमेगा का मान हमारे पास में था v अपॉन आर। देखो अभी अभी हमने निकाला है v बराबर ओमेगा आर, तो यहां से ओमेगा का मान निकालो, क्या आएगा? v अपॉन आर। ये समीकरण में हमने रख दिया। अब वही बात कि त्रिज्या तो बदलेगी नहीं, तो त्रिज्या को बाहर ले लेते हैं हम। तो अल्फा बराबर क्या जाएगा हमारे पास में? 1 अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ v, यानी कि रेखीय वेग में परिवर्तन की दर। और हम सब जानते हैं डीवी बाई डी टी को हम क्या कहते हैं? त्वरण। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको हम त्वरण कहते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? अल्फा बराबर 1 अपॉन आर इंटू ए, या अल्फा बराबर ए अपॉन आर, या इसको भी हम पहले की तरह अगर लिखना चाहें जैसे हमने v और ओमेगा को लिखा था, तो ये जो r है इसको इस तरफ ले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा a बराबर अल्फा इंटू आर। ठीक है, वृत्तीय गति में जो त्वरण होता है उस त्वरण को हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, इसलिए इसको आप AC भी कह सकते हो। ठीक है, खैर उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज और हम निकालेंगे अभी कि हमारे पास में आ गया a अपॉन आर। तो ये जो हमारे पास में दो चीजें हमने निकाली, एक तो ओमेगा निकाला और एक हमने अल्फा निकाला। अगर हम इनके मात्रकों की बात करें तो ओमेगा का जो मात्रक होता है वो कितना होगा? तो हमने देखा इसका जो सूत्र हमारे पास में था वो था डेल थीटा बाई डेल टी। डेल थीटा में थीटा यानी कि कोण, तो कोण का जो मात्रक होता है वही डेल थीटा का मात्रक। कोण का मात्रक रेडियन है और समय अंतराल का सेकंड है, तो इसका मात्रक क्या हो गया? रेडियन प्रति सेकंड। ये एक ओमेगा जो है वो भी एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा किधर होती है? जो दिशा कोणीय विस्थापन की है वही दिशा ओमेगा की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसका विमा निकालना चाहूं तो ओमेगा बराबर डेल थीटा की तो कोई विमा है ही नहीं, तो डेल थीटा की तो विमाहीन राशि हो गई, यानी m0 l0 t0 आ गया इसकी जगह। तो और डेल टी जो है उसकी विमा होती है t1। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो आ जाएगा ओमेगा बराबर m0 l0 t0 t की पावर -1। इन दोनों का आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, तो घाते जुड़ गए। हम आपके पास में क्या आ जाएगा देखते हैं, तो आपके पास में आ जाएगा ओमेगा बराबर m0 l0 t -1।
ऐसे अल्फा के लिए निकालना चाहूं तो अल्फा का क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, तो डी ओमेगा का मात्रक है हमारे पास में रेडियन पर सेकेंड, और नीचे एक बार और सेकंड आ गया तो सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा ये सेकंड स्क्वायर, तो मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और अगर विमा निकालना चाहें तो नीचे सेकंड का स्क्वायर इसलिए यहाँ टी की पावर 2 आ जाएगा, L0 T -2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो हमारे पास में ओमेगा की जो विमा है वो, सॉरी अल्फा की जो विमा है वो हो जाएगी, अल्फा की विमा हो जाएगी m0 L0 T की पावर -2। तो इस प्रकार से हम अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि हम कोणीय त्वरण का मान ज्ञात सकते हैं, कोणीय वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास में एक चीज और बचती है, और वो विशिष्ट चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन उस विशिष्ट चीज के लिए हम इस चित्र को भी आगे बढ़ाएंगे, वो है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है, जब भी कोई कण वृत्तीय गति करता है तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको अपन कहते हैं आवर्तकाल। जैसे घड़ी की सुई, अगर हम सेकंड वाली सुई की बात करें तो एक पूरा चक्कर 60 सेकंड में लगाती है, तो इसका आवर्तकाल हो गया। मिनट वाली सुई जो है वो एक जो सुई है मिनट वाली, वो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, यानी 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, तो उसका जो आवर्तकाल है वो हो जाएगा 60 मिनट यानी 1 घंटा। और जो हावर वाली सुई है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, 12 घंटे में 12 से घूम करके वापस 12 पर जाती है, तो उसका जो आवर्तकाल है वो हो जाएगा 12 घंटे। तो इस प्रकार से हम आवर्तकाल को समझ सकते हैं कि किसी भी पिंड द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय। देखो हम क्या करें, एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल है। अब इसका उल्टा कर दो, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। पहले हमने चक्कर 1 लिया, समय निकाला, अब हमने समय का मान 1 ले लिया, चक्करों की संख्या निकाल ली। किसी भी पिंड द्वारा 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाए जाते हैं उसे हम कहते हैं आवृत्ति। और आवृत्ति को हम एक और परिभाषा से कहते हैं कि आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है वो आवृत्ति कहलाती है। आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति कहलाती है, यानी कि स्मॉल n अगर हम आवृत्ति को कहें तो या मैं हिंदी में लिख देता हूं, आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल, यानी कि स्मॉल n अगर हम आवृत्ति को कहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/t। अब जब कोई पिंड वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है ध्यान से समझिएगा, वृत्तीय गति कर रहा है और उसने पूरा एक चक्कर लगा लिया, तो पूरा एक चक्कर लगाने पर अगर मैं कोणीय वेग निकालना चाहूं तो पूरे एक चक्कर में जो कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल हमें लेना है, उसमें कोणीय विस्थापन का मान तो हो जाएगा 360 डिग्री, एक चक्कर में 360 डिग्री बनता है यानी कि 2 पाई, और एक चक्कर लगाने में जो समय अंतराल होता है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल टी। तो यह हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। अब देखो हमने एक सूत्र अभी थोड़ी देर पहले और पढ़ा था, स्मॉल n बराबर 1/t। तो यहां जो ओमेगा अपॉन 2 पाई बाई टी है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू 1/t, ये जो 1/t है इसकी जगह स्मॉल n रख दो, तो क्या आ जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई n। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो आवृत्ति है ना, इसमें एक और खास बात है, आवृत्ति को कई जगह पर स्मॉल n के अलावा f से भी लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है चक्कर प्रति सेकंड या प्रति सेकंड या हर्ट्ज, हर्ट्ज, ठीक है, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब एक नई और लास्ट टॉपिक है हमारे पास में अभिकेंद्रीय त्वरण। देखिए जब भी कोई पिंड सामान्य गति करता है तो उसके सामान्य वेग में परिवर्तन को हम कहते हैं, परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। लेकिन जब भी कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय गति करने पर जो उसका त्वरण होता है वो कहलाता है अभिकेंद्रीय त्वरण। वृत्तीय गति में पिंड का त्वरण जो होता है वो कहलाता है अभिकेंद्रीय त्वरण। और अभिकेंद्रीय त्वरण की जो दिशा होती है वो हमेशा होती है परिधि से केंद्र की ओर। ठीक है, और अगर केंद्र से परिधि की ओर हो तो इसका नाम बदल दिया जाता है, इसको हम कहते हैं अपकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण और अपकेंद्रीय त्वरण, बस नाम बदल गया हमारा। हम क्या कहेंगे कि जब भी पिंड की गति वृत्ताकार पथ में हो तो पिंड का जो त्वरण है वो अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। अब अगर हम यहाँ पर एक चित्र के द्वारा इसको समझना चाहें तो देखो हमारे पास में हम मान लेते हैं ये एक पिंड है जो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, जो पहले ए बिंदु पर था अब ए बी बिंदु पर चला गया पिंड डेल टी समय अंतराल में। तो ए बिंदु पर इसका स्थिति सदिश हो गया, बी बिंदु पर इसका स्थिति सदिश हो गया। ठीक है,
और ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हो गई, ये हो गया डेल आर अपने पास में, ये R1, ये R2 और ये डेल आर। अगर मैं इसको अलग से बनाना चाहूं तो ये हो गया R1, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में R2 और ये हो गया हमारे पास में डेल आर, ठीक। अब यहां पर एक स्पर्श रेखा मैं खींच देता हूं, ये कहलाएगी वेग v1 की दिशा, ये एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दी, ये कहलाएगी वेग v2 की दिशा, ठीक है, वेग v1 की दिशा और वेग v2 की दिशा। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं यहां बढ़ा देता हूं, ये हो गई हमारे पास में वेग v1 की दिशा, इधर अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो ये हो गई वेग v2 की दिशा, ठीक है, वेग v1 की दिशा और वेग v2 की दिशा। अभी डेल v की दिशा हम बाद में बनाएंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो मुझे क्या एक्चुअल में कोण निकालना है, मुझे क्या करना है, यहां पर कोण निकालना है। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। हमें पता है कि त्रिज्या और वेग की दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये कोण 90 डिग्री हो गया, ऐसे ये कोण भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये कोण थीटा है। तो देखो ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में, केवल ये चतुर्भुज बना रहा हूं मैं यहाँ पर, अब थोड़ी सी देर के लिए R1 R2 R3 थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं इसको, ये ऐसा चतुर्भुज है, ये है R2, दिशा को भूल जाते हैं हम थोड़ी सी देर के लिए, ये है R1, ये इसके लंबवत रेखा जो कि v1 की दिशा है, ये इसके लंबवत रेखा जो कि v2 की दिशा है, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री है क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, ये कोण 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये कोण थीटा है, ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा। क्यों 180 माइनस थीटा क्यों होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है, चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर ये थीटा और इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए 180 माइनस थीटा की जगह x मान लूं तो हम क्या कहेंगे, थीटा प्लस x प्लस 90 बराबर हो गया 360। इस x को यहीं रहने दो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में x बराबर 360 माइनस 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा, 360 माइनस 180 बराबर 180 माइनस थीटा, तो x का मान क्या आ गया 180 माइनस थीटा, यानी ये कोण हमारे पास में आ गया है 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये कोण आ गया। अब मैं बाकी कोणों को मिटा रहा हूं थोड़ी सी देर के लिए क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे एक्चुअल में सिर्फ कोण ही निकालना था। ये हो गया 180 माइनस थीटा, ये वाला कोण 180 माइनस थीटा है, तो स्वविवेक से बताओ ये वाला कोण कितना होगा जिसको मैं y लिख रहा हूं, देख लेते हैं। हम कहेंगे भाई इन दोनों का योग 180 आना चाहिए, 180 माइनस थीटा और y का योग कितना आना चाहिए 180, क्योंकि एक रेखा पर एक बिंदु पर एक ही और बने हुए कोणों का योग 180 होता है। तो हम कहेंगे एक कोण हो गया 180 माइनस थीटा, दूसरा कोण हो गया y, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग आएगा 180, 180 से 180 कट गया, थीटा दूसरी तरफ चला गया तो y बराबर आ गया थीटा, यानी ये कोण होगा थीटा। ये जो दिशा थी वो v1 की थी, ये v2 की थी, तो R1 R2 के बीच में थीटा कोण है तो v1 v2 के बीच में भी थीटा कोण ही होगा। मुझे सिर्फ यही प्रूव करना था कि v1 v2 के बीच में कितना कोण होगा, थीटा कोण होगा, ठीक है। अब मैं फिर से बना रहा हूं, ये R1 की दिशा थी, ये R2 की दिशा थी, ये R2 है, ये R1 है और ये डेल R है, ठीक है। ऐसे हम देखें कि इसके ये v1 की दिशा है, इसके समानांतर में एक रेखा बना देता हूं, ये हो गई v1 की दिशा, ये हो गई v2 की दिशा, ये v1 की दिशा, ये v2 की दिशा। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये दिशा आ जाएगी आपके पास। ऐसा लग रहा है जैसे इस वाली रेखा को मैंने नीचे खिसका दिया और इस वाली रेखा को मैंने थोड़ा सा राइट में खिसका दिया, और ये हो गया हमारे पास में डेल v। अगर इन दोनों त्रिभुजों को आप ध्यान से देखोगे तो ये सर्वांग सम त्रिभुज है, सर्वांग सम नहीं सॉरी समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं डेल R और R1 का अनुपात निकालना चाहूं तो ये डेल V और V1 के अनुपात के बराबर आएगा, डेल R अपॉन R1 बराबर डेल V अपॉन V1। लेकिन आपको ये सदिश रूप में नहीं लेना है, केवल इनका परिमाण लेना है, क्योंकि त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई का अनुपात बराबर होता है, और भुजाओं की लंबाई किसी भी सदिश की लंबाई जो होती है उसके परिमाण के बराबर होती है। तो डेल R अपॉन R1 बराबर डेल V अपॉन V1। ये समरूप त्रिभुज, ये दो त्रिभुज है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है, ये नियम है। अब देखो डेल R का मान तो हमने डेल R ही लिखा,
लेकिन R1 का परिमाण, R1 का परिमाण का मतलब है R1 की लंबाई, तो ये R1 की लंबाई कितनी होगी, त्रिज्या के बराबर होगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, R। R1 की जो लंबाई है वो ओनली R कह सकते हो आप, त्रिज्या के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार से एक समान चाल से अगर पिंड गति कर रहा है तो V1 और V2 दोनों की जगह आप V काम में ले सकते हो। एक समान चाल से अगर गति करे तो V1 और V2 दोनों की जगह ओनली V काम में ले सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। तो हमारे पास में आ गया डेल R अपॉन R और उधर हो गया डेल V अपॉन V, ठीक है। यहां से अगर मैं इस V को इस तरफ लेके चला जाऊं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल R अपॉन R इंटू V बराबर डेल V, ठीक है। मैं दोनों तरफ अगर डेल T का भाग दे दूं तो दोनों तरफ डेल T का भाग देते हैं हम, हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो डेल R अपॉन डेल T इंटू V अपॉन R, R अपनी जगह V अपनी जगह, डेल R के नीचे डेल T आ गया और इधर हो गया डेल V अपॉन डेल T, ठीक है। हम सब जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम कहते हैं त्वरण। लेकिन इससे पहले हम कहेंगे कि अगर समय अंतराल बहुत कम हो तो, समय अंतराल बहुत कम हो तो यहाँ लिमिट लगा सकते हो, तो हमने ये लिमिट लगा दी, लिमिट डेल R बाई डेल T इंटू V अपॉन R, और दूसरी तरफ भी लिमिट लगा दी, लिमिट डेल V अपॉन डेल T, ठीक है। जहां पर ये जो लिमिट है ये कहती है कि जो डेल T है वो टेंस टू 0, मतलब डेल T का मान बहुत कम है, और लिमिट लगाते ही ये जो डेल है वो D में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या समीकरण आ जाएगी बच्चों, हमारे पास में समीकरण आ जाएगी यहां पर V अपॉन, लेफ्ट में V अपॉन R तो ऑलरेडी है, डेल R बाई डेल T की जगह आ जाएगी डी आर बाई डी टी, ठीक है। और ऐसे ही राइट में आपके पास में आ जाएगी dV बाई डी टी, dV बाई डी टी बराबर त्वरण होता है और dr बाई डी टी बराबर वेग होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, विस्थापन में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन की जो दर है उसको वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो V अपॉन R इंटू V, dr बाई डी टी की जगह V आ गया और dV बाई डी टी की जगह आ गया A, ठीक है। चूंकि ये वृत्ताकार गति में है इसलिए हम इसको AC कह रहे हैं, त्वरण इन सर्कुलर मोशन। वैसे इसको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल यानी अभिकेंद्री, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। तो एक तरीके से अगर हम AC का मान निकालना चाहें, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण यानी अभी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का मान निकालना चाहे तो V इंटू V बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, ये कहलाता है अभिकेंद्रीय त्वरण। अब इसको मैं आगे और बढ़ाऊंगा। अभी हमने देखा था कि V बराबर होता है ओमेगा इंटू R, यहां पर रख दो, तो AC का मान कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू R का वर्ग बटा R, वर्ग को खोल देते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू R स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया R से एक R कट गया, तो आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में आ जाएगा AC का जो मान है वो आ जाएगा आपके पास में ओमेगा स्क्वायर इंटू AC बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू R। अब ओमेगा का मान रख दीजिए, तो ओमेगा के दो मान रख सकते हो आप। एक मान तो हमने निकाला था ओमेगा अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा, एक पूर्ण चक्र के लिए अपॉन T, तो ये मान रख के भी निकाल सकते हो आप। और दूसरा जो है हमारे पास में ये जो हम मान निकाल रहे हैं अब ये एक पूर्ण चक्र के लिए, आधे चक्र में काम नहीं आएगा ये मान, ये पूर्ण चक्र में काम आएगा। तो AC बराबर ओमेगा का मान होता है 2 पाई स्मॉल n, इसका वर्ग इंटू R। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई का वर्ग 2 का वर्ग 4, पाई का वर्ग पाई स्क्वायर, n का वर्ग n स्क्वायर इंटू R। तो इस तरीके से अभिकेंद्रीय त्वरण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।